40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने दिया है, 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है। इसमें से वो बताए हैं कि इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे हेनरी फेयोल के बारे में कि हेनरी फेयोल कौन है। तो हेनरी फेयोल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मतलब कि इसके फादर हैं। और हेनरी फेयोल जो है वो एक माइनिंग कंपनी में इंजीनियर थे। उस कंपनी में वो इंजीनियर थे और उसके बाद वो डायरेक्टर के पद पे गए और उस कंपनी में डायरेक्टर के पद पे जाने के बाद उसके बाद फिर क्या हुआ, उस समय फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। वो दौर था 20वीं सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। वो एक रिसर्च स्कॉलर थे मैनेजमेंट का, एक मोटिवेटर थे। और उस समय जब वो लिखे इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में उस बुक में, आज भी हम लोग उस चीज को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आज 1 नंबर से चलते हैं। जो 1 नंबर हमारा पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे शिक्षा का, स्पोर्ट्स का, फूड का, हाउसकीपिंग का, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें स्किल और एजुकेशन के हिसाब से सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दिया जाता है, डिपार्टमेंट को बांटा जाता है सबको। उसमें जैसे हो गया कि मान लीजिए हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे किसी को मतलब कि शिक्षा एकेडमिक क्लास देना होता है तो उसको मेरे पास उसके लिए स्किल और एजुकेशन दोनों होना चाहिए। इसलिए हम मतलब कि इसको डिवीजन ऑफ वर्क को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे हुआ राइट पर्सन एंड राइट जॉब दिया जाता है। हेनरी फेयोल का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अगर किसी एम्प्लॉय को आप अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी का मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेवारी, कि अगर आप अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, उनके पास जिम्मेवारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिए, अथॉरिटी कम दे दिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेनरी फेयोल बोले हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक बैलेंस होना चाहिए कि कौन से एम्प्लॉय को कितना अथॉरिटी देना है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। डिसिप्लिन हमारे लाइफ का डेली रेगुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जिसके बिना हम कोई भी काम या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं। जैसे कि हम कोई एक स्कूल खोल रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन नहीं रहेगा, रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा तो वो स्कूल सही तरीके से नहीं चलेगा। और नहीं बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे और टीचर आएंगे पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस होना चाहिए। 1-2 बॉस होगा तो स्टाफ और जो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय लोग रहेंगे तो उन लोग को डायरेक्ट कमांड करने के लिए गलत हो जाएगा। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बॉस एक ही होना चाहिए। 1 से 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे तो एम्प्लॉय लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है प्रिंसिपल है। जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, प्लान एक ही होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम काम कर रहे हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसको डेवलप करने के लिए प्लान बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं लोग। तो फिर उसमें एक डायरेक्शन देने वाला एक होता है जो सही डायरेक्शन देता है और ऑब्जेक्टिव के लिए वो सभी एम्प्लॉय होता है ना, जो कंफ्यूज नहीं होता है और अपने ऑब्जेक्टिव के लिए सिस्टमैटिक ढंग से काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप के लिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सर 40 प्रिंसिपल के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें से हम एक बताने चाह रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में हम काम करें तो अपना बात नहीं होगा, पर्सनल की बात नहीं होगा, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, सबके बारे में बात होगी। कोई भी कंपनी में हमको पर्सनल इंटरेस्ट पे काम नहीं करना है, मतलब कंपनी में सबकी बात करना है, कलेक्टिव बात करना है। आई के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना है, बी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है।
कंपनी सबका है तो सारे लोगों की बात होगी, जनरल बात होगा, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट पे बात नहीं होता। रेमुनरेशन का मतलब परिश्रम होता है या 14 प्रिंसिपल में से एक है। इसे मॉडर्न ऑफ प्रिंसिपल हेनरी फ्योल दिए हैं और इसमें मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल के बारे में बात किया जाता है और नॉन फाइनेंशियल के बारे में बात किया जाता है। कर्मचारी को अगर कोई भी काम हार्ड वर्क करना है तो उन्हें टाइम पर सैलरी देना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए और सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यही हमारे लिए सेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा करने के लिए है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो कंपनी के टॉप लेवल से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी गाइडलाइंस ऊपर से आता है नीचे की ओर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहां क्या करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पर्संस को वो क्या करते हैं कि जिम्मेवारी दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो सारा पावर अपने पास रखे तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन वो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या किए कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड, HR मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, परचेज, सबको वो दे देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उससे फीडबैक लेते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब समझते हैं हमारे मतलब स्केलर चेयर का मतलब कि इसमें समझते हैं कि मेरे सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। जैसे में ये माँ कमला चंद्रिका विद्यापीठ को लेकर ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे में हमारे सीनियर संजय सर, उसके बाद डायरेक्टर में हो गए खालिद सर जी, मेरे टीचर लोग, फिर गार्ड अंकल। चेन का मतलब हो गया कि कंपनी में एक चेन होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन है। स्केलर चेन में ये पता होता है कि किसके सीनियर कौन है, किसके जूनियर्स कौन है, किसके कलीग्स कौन है, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर कौन है, रीजनल मैनेजर कौन है, कंपनी के कॉर्पोरेट हेड कौन है, कंपनी के CEO कौन है। इससे ये होता है कि काम करने में आसान होता है और मुझे पता कि कंपनी में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए स्केलर चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट में आता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था, जिसमें से एक है ऑर्डर। ऑर्डर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑर्डर या आदेश की बात न कर करके वर्क को कैसे करना है और कितने दिन में करना है इसकी बात करते हैं। ऑर्डर रॉ मटेरियल को, वेस्टेज को, ये सब खपत होने से बचाता है। वेस्टेज, रॉ मटेरियल का किसी भी जगह मिसयूज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर ये भी बताता है कि किस जगह पर किस टाइम काम करना है और किस क्रम में करना है। जैसे किसी रॉ मटेरियल जब मंगवाते हैं तो वो कितना प्रोडक्टिविटी देगा इसका डिसाइड हमको पहले से ही करना पड़ता है, ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। और जितना प्रोडक्टिविटी होता है उस पर रेट MRP चढ़ाना होता है, ताकि मेरा और एम्प्लॉय का खर्चा उसी प्रोडक्ट से निकल सके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सबसे पहले जानेंगे हेनरी फ्योल जी कौन है। हेनरी फ्योल जी एक माइनिंग इंजीनियर थे। 1916 में बुक लिखे थे। उन्हीं के द्वारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है, जिनमें से एक मेरा इक्विटी है, वो टॉपिक के रूप में मुझे मिला है। इक्विटी के मतलब समानता होता है। जैसे किसी भी कंपनी में समानता होना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव के रूप से देखा जाए कंपनी में तो कंपनी के वो दिन दूर नहीं होता है जो शेयर गिरने में नीचे हो। मतलब हो गया कि कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना। मतलब लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रीजन के आधार पे, क्षेत्र के हिसाब से, कास्ट के आधार पे, मेल फीमेल के आधार पे उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी में भेदभाव होगा तो कंपनी में डिस्प्यूट क्रिएट होगा, कंपनी में कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होगा। इसीलिए इक्विटी होना बहुत ही जरूरी है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसको में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको में जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए और नया नया टेक्नोलॉजी
लाना चाहिए कि वेस्टेज ना होवे और कंपनी आगे की ओर चले। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जॉब से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है कि कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर काम करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी होता है कि जॉब में वो स्टेबल रहेंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उनका जॉब चला जाएगा। अगर उनके मन में ये भावना आ जाती है कि उनका जॉब परमानेंट नहीं है, उनका जॉब चला जाएगा, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, वो इफेक्टिव तरीके से, इफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। अपने स्किल सेट को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को वो कंपनी के लिए प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जॉब में स्टेबिलिटी होता है तो एम्प्लॉय क्या करता है कि कंपनी को अपना कंपनी समझता है और कंपनी में वो प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है। जो 12 नंबर प्रिंसिपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसको कहते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कंपनी में होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है नए नए चीजों को स्टार्ट करना। अगर इनिशिएटिव करने का अगर कल्चर हम डेवलप करते हैं तो कंपनी में जिस हिसाब से हमारा कंपटीशन हो रहा है, जिस हिसाब से हम लोग मॉडर्न इरा में जी रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इरा में जी रहे हैं, इस डिकेड्स में अगर हम लोग इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नई नई चीजों का हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि कंपटीटर्स ब्रांड हमारा अच्छा ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट ला रहा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ला रहा है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट ला रहा है। अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग इनिशिएटिव नहीं करेंगे तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। यानी कंपनी में सर्वाइव करना है तो इनिशिएटिव के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट भी अच्छा डिसीजन दे सकता है। कंपनी के लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग भी अच्छा डिसीजन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं या कुछ नया इनिशिएट करने की बात कर सकते हैं, और कंपनी के लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग भी इनिशिएटिव अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। हेनरी फेयोल का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो क्या है? स्प्रिट दी क्रॉप्स। स्प्रिट दी क्रॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें क्या है? स्प्रिट दी क्रॉप्स में यहाँ पे टीम स्पिरिट की बात करता है। टीम स्पिरिट यानी ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली है। टीम स्पिरिट यानी टीम के जितने भी लोग हैं, कंपनी के जितने भी लोग हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, मैनेजमेंट की किसी भी लेवल में हायरार्की में हो, वो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक टीम की बात करता है। अगर टीम स्पिरिट की भावना होती है तो कोऑपरेशन की भावना होती है, कोऑर्डिनेशन की भावना होती है। लोग एक दूसरे का स्ट्रेंथ वीकनेस को जानते हैं तो क्या करते हैं? अच्छे तरीके से काम करते हैं। हम लोगों का 2011 में वर्ल्ड कप आया। 2011 में वर्ल्ड कप क्यों आया? कि महेंद्र सिंह धोनी टीम स्पिरिट को फॉलो किए। यानी पूरा टीम के एक एक जो क्रिकेटर थे सारे लोग इंपॉर्टेंट थे और उनको पता था कि सारे लोगों में किसका स्ट्रेंथ क्या है, किसका वीकनेस क्या है, ठीक है, किनको कब ऑर्डर पे उतारेंगे तो वो काम अच्छा से करेंगे। इसलिए टीम स्पिरिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के